नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा समझा कि हीरा ग्रेफाइट और प्रोटीन की संरचना कैसे बनाई जाती है और कैसे होती है। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या फिर इसका दूसरा नाम है फ्रियोन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CFC इसका नाम पहले कैसे देखो, इस C से कार्बन होता है, फिर F से फ्लोरो और C से क्लोरो। कैसे करो, CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। परिभाषा क्या है इसकी देखें, कार्बन परमाणु से क्लोरीन एवं फ्लोरीन जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे CFC कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन हो गया, उसके साथ क्लोरीन जुड़ेगी और उसके साथ जुड़ जाएगी फ्लोरीन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल सकते हैं, फ्रियोन बोल सकते हैं, CFC। तो एक कार्बन से क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे CFC भी कहते हैं या फिर फ्रियोन बोल सकते हैं। तो निर्माण कैसे देखो कि फ्रियोन का निर्माण, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से एंटामनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर फ्रियोन 11 प्राप्त होती है। तो देखो पहले कैसे इसकी अभिक्रिया है वो बना के हम यहाँ समझेंगे। ये एक परिभाषा है, इस परिभाषा के आधार पर ये एक अभिक्रिया बनती है, वो कैसे देखो। तो सबसे पहले अभिक्रिया, सबसे पहले कहा कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का मतलब तो कार्बन है, टेट्रा का मतलब मैंने बताया था, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा। तो टेट्रा यानी 4, टेट्रा मतलब यहाँ होगा 4 और 4 बार है कौन, क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन 4 बार Cl को क्या बोल दिया गया है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से, अभिक्रिया मतलब दोनों को आपस में जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H का हाइड्रोजन, F का फ्लोराइड से एंटामनी की उपस्थिति में नाम आए तो वो है उत्प्रेरक, जो कि तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पे SbCl5। Sb को बोलते हैं एंटामनी, 5 के लिए पेंटा, Cl का मतलब क्लोराइड, 5 क्लोराइड इसके, देखो इससे लिखा जाता है ये Sb, इधर Cl, इधर फिर इधर और एक और 5 होते हैं इसके पास, जिसे बोलते हैं एंटामनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। तो तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा SbCl5 की उपस्थिति में करवाने पर फ्रियोन 11 प्राप्त होता है। तो देखिए अब इसकी अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ करके आगे कुछ बनेगा और ये केवल अभिक्रिया के वेग को कम या फिर अधिक कर सकता है। देखो यहां से अगर हम देखें तो कार्बन के पास 4 Cl है, ऐसे कार्बन के पास 4 Cl, तो यहां से एक Cl चला जाएगा H के साथ जुड़ करके आगे, देखो कैसे, कार्बन का कार्बन, और यहां से एक Cl चला जाएगा तो यहां बचेंगे अपने पास 3 Cl, और ये जो F है ये इस ओर आकर के इनके साथ जुड़ जाएगा ऐसे। तो C फिर Cl3 और F, प्लस का निशान आएगा, बाकी जो बचा वो आगे, यहां से एक H बचा है और यहां से एक Cl मैंने कम किया वो आगे, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं फ्रियोन 11, इसका नाम है फ्रियोन 11। लेकिन इसके अगर हम IUPAC के आधार पर नाम बनाए तो वो भी होता है। तो देखिए ये जो कार्बन है इसके पास 3 तो Cl है और एक इसके पास F भी है, और हमने पीछे वीडियो में समझा भी है कि एक जो कार्बन होता है उसके पास 4 बंद होते हैं और चारों इसके बंद पूरे हैं, वैलेंसी पूरी है। तो इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बार कौन है, तो लिखेंगे 3 के लिए ट्राई क्लोरो और एक बार फ्लोरो है, ट्राई क्लोरो मोनो, एक के लिए क्या काम आएगा, मोनो, और F के लिए फ्लोरो, ट्राई क्लोरो मोनो फ्लोरो, और एक कार्बन को बोलते हैं मैथ,
और सिंगल बॉन्ड के लिए मेथेन, एन जुड़ जाएगा तो ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है फ्रियोन 11 और इसका नाम HCl का अम्ल है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस परिभाषा से ये हम अभिक्रिया बना सकते हैं। देखो फिर से एक बार देख लीजिए कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये रहा कार्बन, ये रहा टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ HBCl5 यानी एंटामनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो फ्रियोन 11 प्राप्त होता है। तो CCl3 और F, उसके बाद प्लस के बाद HCl। तो इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया होगी। जो परिभाषा है वही अभिक्रिया है। तो चलिए अब समझते हैं फ्रियोन का नामकरण। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है फ्रियोन का नामकरण। इसका नाम बनता कैसे, फ्रियोन नाम होता कैसे, जबकि इनके अणुसूत्र प्रिय होते हैं, इसका फ्रियोन नाम कैसे होता है। तो देखिए इनकी 3 स्टेप है। कैसे कि फ्रियोन को हम XYZ से लिखते हैं, फ्रियोन 11 है, फ्रियोन 121 है, जो भी है, तो हम फ्रियोन को XYZ के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो X क्या है, X है फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में से एक कम, अर्थात C में से एक कम करके लिखेंगे। जहां पे C होगा वहां पे उससे एक कम करके लिखेंगे X की जगह पे, तो और Y की जगह पे फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में से एक अधिक, अर्थात H में एक जोड़ करके लिखेंगे। एक होगा तो 2 हो जाएंगे, 2 हो तो 3। Z का मतलब होगा फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या, इसमें न कम करना है और न ही अधिक, जितने हैं उतने ही लिखने हैं। तो इनके बाद हम यहाँ पे इनके नाम बनाते। तो देखिए सबसे पहले ये अणुसूत्र है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जगह क्या लिखना है, जितने कार्बन होंगे उसमें से एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो मान लीजिए 1 में से 1 गया तो यहाँ पे H की जगह 0 आएगा। उसके बाद दूसरी चीज है Y की जगह क्या लिखना है, हाइड्रोजन में एक जोड़ करके। तो हाइड्रोजन में कभी इसमें होता नहीं है, इन अणुसूत्रों में कभी नहीं होता हाइड्रोजन, तो हमेशा 0 होते हैं। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। और Z का मतलब होगा फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे Z की जगह मतलब होगा फ्लोरीन कितने, यहाँ पे 1, तो 1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रियोन 11। इसी प्रकार नेक्स्ट, यहाँ पे कार्बन कितने, 1 कार्बन में से गया तो 0, H की जगह पे 0, H इसमें भी नहीं है तो H की जगह पे 1 होगा। और F इसमें कितने, 2, तो Z की जगह होगा 2। तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 12। नेक्स्ट है, इसमें इस बार कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है, 2 में से 1 गया तो 1, H इसमें है नहीं तो 1, F में तो हमेशा जो Y है वहां पे अपना 1 ही रहेगा। और Z में यहाँ पे कितने रहेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जो परमाणु है वो 2 है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, फ्रियोन 112। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल हो तो इसी तरीके से हम उसे हल कर सकते हैं। ये अब अपना अगला टॉपिक है वो है बहुलक। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा है संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति द्वारा, संश्लेषित का मतलब होगा कृत्रिम यानी इंसानों मानव द्वारा बनाया हुआ। तो चलिए प्राकृतिक बहुलक के कुछ पार्ट हम देखिए। सबसे पहले है प्राकृतिक रबर। इसकी परिभाषा है कि यह एक वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे रबर छीर या लेटेक्स कहते हैं। यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो यहाँ पे ये परिभाषा पूछ जाती है कि लेटेक्स क्या है, रबर छीर क्या है, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए यानी इसे मजबूत बनाने के लिए, ये द्रव होता है तो इसे थोड़ा ठोस बनाने के लिए इसमें सल्फर एस मिलाकर गर्म किया जाता है। इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ये भी परिभाषा पूछ जाती है कि वल्कनीकरण क्या है। तो चलिए इसकी एक अभिक्रिया है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला वो क्या है। तो आइसोप्रीन को आपको याद करना होगा। ये तो आइसोप्रीन के लिए होता है, सबसे पहले एन अणु लेंगे,
क्योंकि बहुलक का मतलब होता है एक छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बड़ा जाल बनना। तो एन का मतलब होगा काफी सारे। तो सबसे पहले यहाँ पे CH2 लगाना है, डबल बॉन्ड के साथ CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ C, डबल बॉन्ड के साथ CH2, बंद कर देंगे। इसकी वैलेंसी पूरी है 2 3 4, 1 2 3 4, और इसकी भी 4, और यहाँ पे भी वैलेंसी 4 है। तो इसको बोलते हैं इतने को आइसोप्रीन। लेकिन हमें अभी बहुलक बनाना है इसका, और प्राकृतिक रबर हमें प्राप्त होगा कैसे, चलिए सबसे पहले ये जो एन अणु है ये पॉली अणु में बदलेगा। तो कैसे, इतना बनाना है और ये जो एन है वो बाहर की तरफ होगा। ये 2 बॉन्ड है ये लगाने आपको, इतना तो आपको करना ही करना है। अब बस वैलेंसी पूरी करनी है। सबसे पहले CH2 है, तो देखो 2 और 1 3 तो यहाँ पे इसके हो गए वैलेंसी, हमें बनाना एक और। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसे हम कम करके सिंगल बॉन्ड में बदल देंगे। उसके बाद यहाँ पे CH है तो हम CH लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से C है तो यहाँ पे C लिख देंगे, और डबल बॉन्ड की जगह पे हम सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 लिख देते हैं, और यहाँ पे CH3। हर जगह पे हमने सिंगल बॉन्ड कर दिया। लेकिन अब वैलेंसी चेक करें तो इसकी वैलेंसी तो पूरी है, लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, और इसकी वैलेंसी भी पूरी नहीं है, और इसकी तो पूरी है। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो इसका नाम होगा पॉली आइसोप्रीन, यानी दूसरा नाम इसका होता है प्राकृतिक रबर। तो आइसोप्रीन के बहुलक से क्या बना, पॉली आइसोप्रीन या फिर प्राकृतिक रबर। इस प्रकार से हम बनाना सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से समझना। तो चलिए अब समझते हैं संश्लेषित बहुलक। इसमें सबसे पहले अपना नायलॉन 6666 ये कैसे बनता है, यह है एडीपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि एडीपिक अम्ल का सूत्र क्या है या फॉर्मूला क्या है, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या होता है। तो दोनों को जब मिलाएंगे, एक साथ जोड़ेंगे, तो नायलॉन 66 हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया है, लिखते हैं और समझते हैं। वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले है एडीपिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है, हम एन अणु लेंगे क्योंकि हम बड़ा जाल है, बहुलक बन रहा है छोटे छोटे अणुओं से। तो एन अणु के साथ हम लेंगे एडीपिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला आता है OH, उसके बाद C, डबल बॉन्ड के साथ O, उसके बाद यहाँ पे CH2 बाहर लिखा जाएगा 4, और यहाँ पे फिर से C, डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे OH। उसके बाद एन अणु हम लेंगे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एमीन का मतलब होता है NH2, डाई का मतलब 2 बार। तो एक बार तो NH2 बाहर की साइड रहेगा, और एक साइड यहाँ पे NH2। तो इतने का नाम है एडीपिक अम्ल। ब्रैकेट लिखा जाता है 6 कार्बन, 6 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे आपको। और इसका नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। चलिए नामों को समझते हैं पहले। एडीपी का 6 कार्बन, 6 देखो, 4 तो ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, 4 कार्बन तो ये रहे, 5 ये रहा, 6 ये रहा। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, इस साइड 6 कार्बन अंदर ही बंद है, तो 6। तो इस प्रकार से 6 और 6 66 होते हैं, नायलॉन 66। तो चलिए अब इसकी अभिक्रिया पूर्ण करते हैं। आगे होगा नहीं तो आपको ऐसे नीचे की तरफ कर लेना है, जहां पे प्लस का निशान होगा उसके नीचे। तो देखो यहां से हम OH काम में लेंगे, यहां से OH, और बाहर की साइड से यहां से एक H, यहां से OH और यहां से एक H क्या होगा, जल के रूप में बदल जाएगा H2O। H2O, H2 का मतलब होगा जल। एक H तो ये रहा, एक H हम यहां से ले रहे हैं, एक और एक 2 H2, और एक O ये रहा, तो H2O जल का सूत्र यहां से बनेगा। इसी प्रकार यहां से भी, यहां से तो ये OH और यहां से H लेंगे तो फिर से क्या बनेगा H2O। तो यहां से हम माइनस करेंगे NH2O, क्योंकि N अणु है दोनों तरफ से, तो जल के भी N अणु ही बाहर निकलेंगे। जो बाकी बचा उसे लिखेंगे। उससे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले
ऐसे करें, उसके बाद अब इसके अंदर लिखिए। सबसे पहले यहां से क्या है, सी, ये जो बॉन्ड था ये तो हमने लगा ही दिया, सी डबल बॉन्ड के साथ O। आगे यहाँ पे है CH2, बाहर है, आगे C डबल बॉन्ड के साथ O, और फिर यहाँ पे देखो OH चला गया, प्लस का निशान अब एक साथ जुड़ चुके हैं तो आएगा नहीं, N अणु था वो निकल चुका है, अब यहाँ पे केवल है NH, और यहाँ पे है CH2 और बाहर है 6 और बाहर बचा NH, एक N और एक H, क्योंकि एक N H है वो मुक्त हो चुका था पहले ही। तो इसका नाम होगा क्या, देखिए इसका नाम होगा नायलॉन 66, नायलॉन 66 बोल सकते हो, नायलॉन 66 बोल सकते हो। और इसका उपयोग होता है टायर बनाने में, रस्सियां बनाने में, कपड़े